चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने इस हफ्ते का वीकली सुप्रीम कोर्ट का सम अप लेके। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि 12th और 17 जून से लेके का जो ये हफ्ता है, इसके हम सुप्रीम कोर्ट की वीकली जजमेंट्स की बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट आजकल समर वेकेशन पे है। जैसे कि हमारे सारे कोर्ट्स की समर वेकेशन होती है, वैसे ही हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी समर वेकेशन होती है। बट जी हाँ, वेकेशन बेंच जरूर बैठती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग उस वेकेशन बेंच के सामने होती है। तो इसीलिए आजकल के जो ये एक दो हफ्ते की जो जजमेंट्स आएंगी उसमें नंबर ऑफ जजमेंट्स थोड़ी कम होंगी, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच नहीं बैठ रही है और सिर्फ वेकेशन बेंच बैठ रही है। बट फिर भी हम लोग देखेंगे कि 12 जून से लेके 17 जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या वीकली अपडेट्स हैं उसको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब जैसे कि आप लोग जानते हो या अगर आप स्टेट का जुडिशरी एग्जाम देने वाले हो, प्रीलिम्स या मेंस देने वाले हो, तो बहुत जरूरी है कि आप इन जजमेंट से प्रिवी हो। या फिर अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, एलएलएम के स्टूडेंट हो, या फिर आप लिटिगेशन में प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप एक टीचर भी हो, तो भी जरूरी है जानना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि यही तो जो लॉ होता है ये हमारे प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करता है, ये हमें हेल्प करता है हम अपने डिफेंस को अच्छे से लीड कर पाए, हम अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए और समझे कि जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री का वो कैसे जजमेंट्स को इंटरप्रेट कर रहा है। तो देखते हैं आज की हमारे क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेल कंडीशंस टू फर्निश अ बैंक गारंटी अनसस्टेनेबल है इन लॉ। ये बोला गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जब आप बेल कंडीशंस की बात कर रहे हो तो आप क्रिमिनल लॉ से इसको रिलेट करेंगे और आप क्या देखोगे कि आपका रीसेंट केस लॉज जो होते हैं, करंट लीगल नॉलेज जो होती है, उससे आप इसको रिलेट कर पाओगे। फिर जुडिशियल रिव्यू can't be exercised to reappreciate evidence in departmental inquiry proceedings। सेकंड जजमेंट ये बात करेंगे। तो यहाँ पे एविडेंस की बात हो रही है, रीअप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस की बात हो रही है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट से भी आप रिलेट करोगे। और जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप इसको रिलेट कर पाओगे। उसके बाद थर्ड जजमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बात करती है कि प्रपोज्ड अक्यूज जो है उसके पास भी राइट है कि राइट टू फेयर हियरिंग हो अगर एक रिवीजन पिटिशन फाइल करी गई है अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ अ पिटिशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी। अगेन हम इसको सीआरपीसी से रिलेट करेंगे, करंट लीगल नॉलेज में ये हमारे हेल्प करेगा। और जब 156(3) सीआरपीसी की बात आती है तो जब हम बात करते हैं कि रिसेंट केस लॉ क्या है और करंट लेज केस लॉ क्या है, तो ये जजमेंट आपको जरूर काम आएगी। हम बात करेंगे कि अप्रूवर नीड नॉट बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस बाय द मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लिया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा अंडर द पीसी एक्ट। ठीक है, तो ये अगेन आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर सो दैट हम लोगों को पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहली जजमेंट बात करती है बेल कंडीशंस के बारे में। अगर एक बेल कंडीशन है कि आपको फर्निश करनी है बैंक गारंटी, वो अनसस्टेनेबल है इन लॉ। केस का नाम है करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई। 9 जून 2023 का ये ऑर्डर है और कोरम है जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस राजेश बिंदल। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जहां पे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस राजेश बिंदल थे, उन्होंने सेट असाइड कर दिया एक प्री बेल कंडीशन। तो जहां पे बेल दी जा रही थी वहां पे कंडीशन इंपोज करी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा कि फर्निश करनी पड़ेगी बैंक गारंटी 2 करोड़ रुपए की वर्थ की बाय द अक्यूज, जहां पे केस का नाम था करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई। बेंच ने मॉडिफाई करी इस कंडीशन को और क्या डायरेक्ट किया कि अक्यूज को डिपॉजिट करना है एक बेल बॉन्ड 5 लाख रुपए का इंस्टेड ऑफ जो कंडीशन हाई कोर्ट ने इंपोज करी थी। अब होता क्या है, जब आपकी बेल ग्रांट करी जाती है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कंडीशंस आप लोगों ने अपने सीआरपीसी में पढ़ी होंगी कॉलेज में, या फिर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करोगे, आप जगह छोड़ के भागोगे नहीं, अगर आप अपना एड्रेस बदलोगे तो आप इन्फॉर्म करोगे कोर्ट को, आप कंट्री को छोड़ के नहीं जाओगे बिना कोर्ट की परमिशन के, आप एविडेंस को टैंपर नहीं करोगे, आप विटनेसेस को डराओगे धमकाओगे नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। और कुछ बेल बॉन्ड भरना होता है जहां पे कोई, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे बेल बॉन्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक बंदा बनता है आपकी श्योरिटी, कि कल को अगर आप नहीं आते हो
तो श्योरिटी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब श्योरिटी को क्या करना होता है, अपनी एफडी, अपनी गाड़ी की आरसी, अपनी बाइक की आरसी को डिपॉजिट करना होता है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने प्री बेल कंडीशन क्या लगाई कि एक बैंक गारंटी फर्निश करनी पड़ेगी 2 करोड़ रुपए की अक्यूज को। बट इसी कंडीशन को मॉडिफाई किया गया बाय द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने क्या बोला, अक्यूज को एक डिपॉजिट करना होगा बेल बॉन्ड ऑफ 5 लाख इंस्टेड। क्या हुआ, बैकग्राउंड फैक्ट्स क्या थे कि हाई कोर्ट जब बेल की प्ली सुन रहा था मिस्टर करणदीप सिंह की, जो कि एपेलेंट थे या फिर अक्यूज थे, उन्होंने एक बेल कंडीशन को इम्पोज किया कि वहां पे जो हमारा अक्यूज है उसको एक बैंक गारंटी को फर्निश करना होगा 2 करोड़ रुपए की, जिससे कि उनको बेल मिल सके। एपेलेंट ने इसी ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और क्या बोला कि फर्निशिंग ऑफ अ बैंक गारंटी अपने आप में एक प्री बेल कंडीशन नहीं हो सकती, ये गलत ऑर्डर है, और अदर बेल कंडीशंस को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसी वाली बेल कंडीशन को चैलेंज किया और बोला कि ये आर्बिट्ररी है, ये गलत है और हाई कोर्ट को ऐसी कंडीशन इम्पोज नहीं करनी चाहिए थी। एपेलेंट ने कुछ जजमेंट्स के ऊपर भी रिलायंस प्लेस किया, जिसमें से एक थी मखीजानी पुष्पक हरीश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एक बेल कंडीशन में जहां पे आप एक बेल दे रहे हो वहां पे प्री कंडीशन ये नहीं हो सकती कि आप बैंक गारंटी को फर्निश करो। और ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा, जो कि ये वाली जजमेंट उन्होंने रिलायंस प्लेस किया था, ये बोला गया था कि बैंक गारंटी को फर्निश करना अनसस्टेनेबल है इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट का ध्यान रखते हुए, अपनी जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए, जो कि 2023 की ही जजमेंट थी, मखीजानी पुष्पक हरीश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 1193 ऑफ 2023, उन्होंने क्या बोला कि एपेलेंट को ये वाली कंडीशन को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ इट एपेलेंट 5 लाख रुपए का बेल बॉन्ड फर्निश कर सकते हैं। अब दो चीज ध्यान रखनी है, एक जो प्रेजेंट केस हम लोगों ने डिस्कस किया, और दूसरा आपको ये मखीजानी पुष्पक हरीश वाली केस को भी ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब बेल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो अब आपके पास आ गई दो जजमेंट्स, एक आ गई मखीजानी वाला केस, जहां पे आप साइड कर सकते हो। मखीजानी वाले केस में क्या बोला हुआ है कि बेल के लिए आपको फर्निश नहीं करनी है बैंक गारंटी, अनसस्टेनेबल है इन लॉ। और दूसरी जजमेंट आ गई आपकी प्रेजेंट जजमेंट करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई। तो ये दो जजमेंट्स आप लोगों को आज के इस केस से मिल गई, जो आप अपने पेपर में साइट कर सकते हो। ये दोनों ही करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई, ये दोनों ही 2023 की जजमेंट्स हैं। तो आपके लिए ये करंट लीगल लॉ भी हो गया। करंट लीगल लॉ क्लैट वालों आप भी सुन लो, करंट लीगल लॉ में ये आपके पास जजमेंट्स आ गई दो। ठीक है, अब ये बाकी सारी कंडीशंस जो हाई कोर्ट ने इम्पोज करी गई थी उनको मॉडिफाई नहीं किया गया, और इसी बात पे इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो दिस रिलेट्स टू योर क्रिमिनल लॉ एंड इट आल्सो रिलेट्स टू योर बेल कंडीशंस। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई। अब सेकंड इंपॉर्टेंट जजमेंट जहां हम बात करने वाले हैं, वो क्या बात करती है कि जुडिशियल रिव्यू को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और रीअप्रिशिएट नहीं कर सकते एविडेंस जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस अजीत कुमार सिंह एंड अनदर का ये केस है। 17 मई 2023 का ये ऑर्डर है और कोरम है जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस राजेश बिंदल। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जब वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है जुडिशियल रिव्यू की, तो वो डिसाइड नहीं कर सकता एज अ फर्स्ट स्टेज केस, और अगर इंक्वायरी स्टिल बीइंग कंडक्टेड, इंक्वायरी को रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, एविडेंस को रीअप्रिशिएट नहीं कर सकते हो एट द स्टेज ऑफ जुडिशियल रिव्यू जब आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हो, एज इफ कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल कोर्ट इज बीइंग री एग्जामिन्ड बाय द नेक्स्ट हायर कोर्ट। और क्या बोला गया, जो बेंच थी हमारी जस्टिस अभय एस ओका की एंड जस्टिस राजेश बिंदल की, जब वो ये अपील को सुन रहे थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस अजीत कुमार सिंह एंड अदर्स, उन्होंने सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट का ऑर्डर जहां पे उन्होंने पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट किया था अपॉन एन एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वाज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट बाय रीअप्रिशिएटिंग द एविडेंस एट द स्टेज ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील। तो क्या बोला गया, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया था एक ऑर्डर जहां पे उन्होंने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे थे, और हाई कोर्ट ने रीअप्रिशिएट किया था एविडेंस को एट द स्टेज ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील।
बेंच ने एक केस के ऊपर अपना रिलायंस प्लेस किया जिसका नाम है डेप्यूटी जनरल मैनेजर एपेलेट अथॉरिटी वर्सेस अजय कुमार श्रीवास्तव 2021 का केस है, जहां पे क्या बोला गया है कि जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन ओनली इवैल्यूएट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और वो मेरिट्स ऑफ द डिसीजन इटसेल्फ एंड नॉट द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन इटसेल्फ। तो क्या ध्यान रखना है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एपेलेट अथॉरिटी का जो केस था अजय कुमार श्रीवास्तव वाला 2021 का केस, वो क्या कहता था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होता है, जब वो जुडिशियल रिव्यू की अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवैल्यूएट कर सकता है, बट वो केस के मेरिट्स में नहीं जा सकता, जिससे कि आप क्या कर पाओ, आपको इंश्योर करना है कि फेयरनेस हो ट्रीटमेंट में एंड नॉट टू इंश्योर फेयरनेस ऑफ कंक्लूजन। तो बैकग्राउंड फैक्ट्स क्या थे कि 30 जून 2001 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि एपेलेंट है, उन्होंने एक टेंडर इशू किया फॉर रिपेयर जॉब ऑफ अ ड्रेन एंड टैंक इनसाइड देयर बरुनोरी रिफाइनरी। टेक्निकल बिड्स जो ओपन करी गई ऑन 24/8/2001। However, price bids remained closed and were kept in a locked drawer. The keys were in the custody of two employees of appellant, that is KC Patel and Ajit Kumar Singh, जो कि respondent number 1 भी हैं। While being locked inside the drawer, the price bids were tampered with by changing the bid amount of one of the bidders. Tampered bid document contained the signature of the respondent number 1. इंक्वायरी रिपोर्ट जो सबमिट करी गई बाय सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या प्रूव किया कि टैंपरिंग हुई थी, छेड़छाड़ हुई थी। अकॉर्डिंगली एक चार्जशीट इशू करी गई टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 कि आप एक्सप्लेन करो कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों इनिशिएट नहीं की जानी चाहिए आपके अगेंस्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया गया टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी रिप्रेजेंटेशन करी अगेंस्ट द इंक्वायरी रिपोर्ट। 7 अगस्त 2003 को एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इम्पोज किया मेजर पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग 5 एनुअल इंक्रीमेंट्स विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अपील फाइल करी गई बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी, जिसको भी डिसमिस कर दिया गया। फॉलोइंग विच रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक रिट पिटिशन फाइल करी बिफोर द हाई कोर्ट और उन्होंने चैलेंज किया ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज वेल एज एपेलेट अथॉरिटी। रिट पिटिशन को डिसमिस किया गया बाय सिंगल जज एंड ऑर्डर अंडर द चैलेंज वर अपहेल्ड। However, इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया ऑर्डर ऑफ द सिंगल बेंच एंड उन्होंने सेट असाइड कर दिया जो पनिशमेंट इंपोज करी गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 पे। अब एपेलेंट ने एक अपील फाइल करी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर व्हिच वाज पास्ड बाय द डिवीजन बेंच। उन्होंने क्या कंटेंट किया कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द हाई कोर्ट इज कन्फाइंड टू असर्टेन कि क्या ड्यू प्रोसेस इन इंक्वायरी वाज फॉलोड एंड क्या फेयर अपॉर्चुनिटी वाज अकॉर्डेड टू द एम्प्लॉय कंसर्न्ड। उन्होंने फर्दर आर्ग्यू किया कि जो पनिशमेंट वाज अपहेल्ड बाय द सिंगल जज, डिवीजन बेंच कुड नॉट हैव रिवर्स्ड द डिसीजन बाय एग्जामिनिंग द एविडेंस इन इंट्रा कोर्ट अपील। तो हाई कोर्ट को इंट्रा कोर्ट अपील में एविडेंस को एग्जामिन नहीं करना था, उनको बस क्या देखना था, जो पनिशमेंट सिंगल जज बेंच ने अपहेल्ड करी थी उसको रिवर्स नहीं कर सकता था डिवीजन बेंच। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू आया? सबसे पहला, cannot decide the matter in judicial review as if it was the first stage of the case. तो बेंच ने ऑब्जर्व किया that it is not disputed by the respondent number 1 कि fair opportunity of hearing was accorded to him at every stage of inquiry। तो जो हमारा respondent number 1 है वो कहीं पे भी ये dispute नहीं कर रहा कि उसको fair hearing नहीं दी गई। अब इसी से आपको रिलेट करना है एक मैक्सिम, वो है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। क्या मतलब है? फेयर हियरिंग। हर एक बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उसकी बात सुनी जाए। तो अगर आप किसी को कसूरवार ठहरा रहे हो तो उस बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उसकी बात भी सुनी जाए। तो जो हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उसने कहीं पे भी ये डिस्प्यूट नहीं उठाया कि उसको फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। सेम फाइंडिंग वाज गिवन बाय द सिंगल जज आल्सो। It was noted by the division bench of the High Court passed the judgment in a manner as if वो first stage का court था और inquiry was being conducted and inquiry report was being prepared. This does not come within the scope of judicial review. तो अब आपको ये भी देखना जरूरी है कि judicial review का क्या scope है। जब ये चीज judicial review के scope में ही नहीं आती तो कैसे कर दिया division bench ने ये चीज, इसको भी देखना जरूरी है। यही बोला गया कि division bench के पास ये scope में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को रीअप्रिशिएट नहीं करना है एविडेंस को जब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, एज इफ conviction in a criminal trial is being re-examined by the next higher court. Bench found that division bench reappreciated the entire evidence as if वो conviction कर रहे थे criminal trial में, which was being re-examined by the next higher court.
बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया कि दो द रिस्पोंडेंट नंबर 1 contended that merely being in possession of duplicate key does not make him liable for tampering, but he has no answer to the finding that the tampered document contained his original signature. तो अब हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 1 एक प्ली उठाता है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास डुप्लीकेट की थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस टैंपरिंग में इन्वॉल्व था, बट वो कहीं पे भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाता, इस चीज का आंसर नहीं दे पाता कि जब वो टैंपर डॉक्यूमेंट सामने आया तो उसका ओरिजिनल सिग्नेचर उस पर कैसे था। बेंच ने सेट असाइड कर दिया जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच एंड अलाउ कर दी अपील। ऑर्डर पास बाय द सिंगल जज वाज रिस्टोर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट जजमेंट की, जहां पे बात हो रही है कि जिस अक्यूज को आप प्रपोज कर रहे हो, मतलब प्रपोज्ड अक्यूज्ड है, उसके पास भी राइट है टू बी हर्ड। तो अगेन आपका ऑडी ऑल्टरम पार्टम, हर एक बंदे को राइट है कि उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ऑडी ऑल्टरम पार्टम ये कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। इन अ रिवीजन फाइल्ड बाय द डिसमिसल ऑफ अ पिटिशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी। अब 156(3) ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है, जहां पे कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा और कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल केस है मतलब एक ऐसा केस है जहां पे एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा ऑफेंस है, तो आपका जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या फिर पुलिस ऑफिसर को टू रजिस्टर एन एफआईआर और टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है जब हमारी पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं होती, हमारी एफआईआर फाइल नहीं हो रही होती, तो आप सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे, उसके बाद आप एसएचओ के पास जाओगे, वो भी नहीं कर रहा तो आप एसीपी डीसीपी के पास जाओगे, वो भी नहीं कर रहा तो आप पुलिस कमिश्नर के पास जाओगे। अगर ये भी नहीं कर रहा तो क्या सोल्यूशन है आपके पास, आप एक 156(3) की एप्लीकेशन फाइल करोगे मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट आपको अगर लगता है कि कॉग्निजेबल केस बनता है तो वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट फाइल करें, और अगर उनको लगता है कि इस केस में एफआईआर बनती है तो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस का नाम क्या है, संथा कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर। ठीक है, कोरम है जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस मनोज मिश्रा जब वो एक अपील सुन रहे थे फाइल्ड इन संथा कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मैटर, उन्होंने रिआइटरेट किया कि एक प्रपोज्ड अक्यूज जो है उसका भी राइट है कि उसको फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए एक रिविजनल प्रोसीडिंग्स में, जो कि अंडर सेक्शन 401 ऑफ द सीआरपीसी हो रही है। बेंच ने सेट असाइड कर दिया एक ऑर्डर जहां पे डिसमिस हुई थी एक 156(3) की एप्लीकेशन व्हिच वाज रिवर्स्ड बाय द हाई कोर्ट एंड अ डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज वाज गिवन, बट कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया अक्यूज को। तो जब आप एफआईआर को रजिस्टर करने का नोटिस इशू कर रहे हो तो आपको जरूरी है कि आप एक नोटिस इशू करो अक्यूज को भी, और अक्यूज की भी सुनवाई होनी चाहिए, उसको भी फेयर हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए जब आप उसके अगेंस्ट एक एफआईआर इशू कर रहे हो। बैकग्राउंड क्या था कि जो कंप्लेनेंट है, रिस्पोंडेंट है, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को फाइल किया था अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट के सामने, उन्होंने बोला था कि एक एफआईआर फाइल होनी चाहिए अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव अक्यूज जो एपेलेंट है। ट्रायल कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। कंप्लेनेंट ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट के सामने अंडर सेक्शन 401 ऑफ द सीआरपीसी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन पास बाय द ट्रायल कोर्ट, बट कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया टू द प्रपोज्ड अक्यूज। यहाँ पे एक फ्लॉ हो गया, यहाँ पे एक गलती हो गई बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 401 सीआरपीसी बेस्टोज की हाई कोर्ट के पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, और सेक्शन 401 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अक्यूज को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड इन सच प्रोसीडिंग्स। तो इसका 401 सब क्लॉज 2 का पालन नहीं हुआ यहाँ पे, और इसी कारण इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। तो 18/11/2022 को हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि एक एफआईआर फाइल होनी चाहिए अगेंस्ट द अक्यूज, बट उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी प्रपोज्ड अक्यूज को कि उनकी बात भी सुनी जाए। इसी बात पे उस प्रपोज्ड अक्यूज जो कि हमारे एपेलेंट हैं, उन्होंने एक अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और क्या बोला कि हाई कोर्ट को मुझे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि मेरी बात भी मैं अपने सामने उनके सामने रख पाऊं, मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, उन्होंने एक जजमेंट के ऊपर रिलाई किया, वो जजमेंट है मन भारी मुलजी भाई
कपाड़िया एंड अनदर वर्सेस शैलेश भाई मन भाई पाटिल एंड अदर्स 2012 की जजमेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि बाल मनोहर जलान वर्सेस सुनील पासवान 2014 की जजमेंट है, जहां पे भी ये बोला गया है कि एक अक्यूज को आप डिप्राइव नहीं कर सकते ऑफ हियरिंग जब बात हो रही है सेक्शन 401 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे रिवीजन पिटिशन फाइल हो रही है, वहां पे आपको क्या देना है, अक्यूज को भी एक फेयर हियरिंग का मौका देना है। इन्हीं सारे प्रेसिडेंट्स के ऊपर बेंच ने क्या किया, कनकर किया, जो भी व्यू प्रोस्पेक्टिव अक्यूज का था कि उनको फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी अंडर द प्रोसीडिंग्स ऑफ रिवीजन पिटिशन अंडर हाई कोर्ट। अकॉर्डिंगली बेंच ने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और उन्होंने अलाउ कर दी रिवीजन पिटिशन विदाउट हियरिंग द प्रोस्पेक्टिव अक्यूज। तो जो ऑर्डर था हमारे हाई कोर्ट का, जहां पे उन्होंने रिवीजन पिटिशन को अलाउ किया था, उस ऑर्डर को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उन्होंने सेट असाइड कर दिया और ये मैटर वापस भेज दिया हाई कोर्ट को कि आप इसको दोबारा सुने। तो अब रिवीजन पिटिशन कौन सुनेगा, रिवीजन पिटिशन हमारा हाई कोर्ट सुनेगा अंडर सेक्शन 401 सीआरपीसी, हाई कोर्ट सुनेगा और हाई कोर्ट क्या करेगा, 401 सब क्लॉज 2 के तहत नोटिस देगा टू द अक्यूज्ड और उसकी फेयर हियरिंग करेगा और तभी अपना फाइनल ऑर्डर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी चौथी इंपॉर्टेंट जजमेंट की। जो अप्रूवर है उसको एग्जामिन नहीं करना एज अ विटनेस बाय द मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लिया जा रहा है बाय स्पेशल कोर्ट अंडर द पीसी एक्ट। तो यही बोला गया है कि जब आप एक अप्रूवर होता है, अब अप्रूवर कौन होता है, जब कोई लोग मिलके क्या करते हैं, कोई क्राइम करते हैं और उसमें से कोई बंदा अगर पुलिस का साथी बन जाता है, तो जो बंदा क्या कर देता है, पुलिस का साथ देने लग जाता है, वो बन जाता है अप्रूवर। तो अप्रूवर कौन है, जो डायरेक्टली या फिर, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है with the offense, with the crime, बट उसको पार्डन ग्रांट हो जाएगा अंडर सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, तो सेक्शन 306 सीआरपीसी के तहत उसको क्या होगा, उसको पार्डन ग्रांट हो जाएगा। अब हमारे केस का नाम क्या है, ए श्रीनिवासुलू वर्सेस स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 15 जून 2023 का ये ऑर्डर है। कोरम है जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकजा मित्तल। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है डायरेक्टली अंडर द सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो जो क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको अप्रूवर को एग्जामिन करना है एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेक्शन 306 सब क्लॉज 4A, वो अब उठती ही नहीं है। तो क्या बोला गया, जो हमारा सेक्शन 306 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी है, वो क्या कहता है कि जब आप किसी भी बंदे को पार्डन ग्रांट कर रहे हो, आपको उसको एग्जामिन करना है एज अ विटनेस दोनों कोर्ट में। कौन से दोनों कोर्ट, जहां पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप कॉग्निजेंस ले रहे हो और दूसरा जहां पे सब्सिक्वेंट उसका ट्रायल हो रहा है। जो ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे सेक्शन 306 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज A की, इसको रिलैक्स किया जाता है ऐसी कंडीशंस में। और सेक्शन 307 जहां पे एम्पावर होता है कि कोर्ट क्या कर सकता है, कमिट कर सकता है केस फॉर ट्रायल इटसेल्फ टू ग्रांट पार्डन। एपेक्स कोर्ट ने रिआइटरेट किया कि जो स्पेशल जज है, जब वो कॉग्निजेंस ले रहा है किसी भी ऑफेंस का डायरेक्टली, तो वो 306 का जो प्रोविजन है उसको बाईपास कर सकता है और डायरेक्ट 307 में जा सकता है। तो बेसिकली अब आपका सेक्शन 307 एप्लीकेबल होगा, जो क्या कहता है कि आपके पास पावर है टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। ओके, उसके बाद क्या बोला गया कि जो बेंच थी हमारी जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकजा मित्तल, उन्होंने एक केस की जजमेंट जब पास करी जहां पे एलिगेशंस थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कि उन्होंने चीट किया है बीएचईएल को। एपेक्स कोर्ट ने अक्विट कर दिया उन लोगों को जिनको कन्विक्ट किया गया था बाय द स्पेशल कोर्ट फॉर सीबीआई एंड जिनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया था बाय द मद्रास हाई कोर्ट। फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है कि 7 लोगों के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा और उनके ऊपर चार्ज लगा ऑफ चीटिंग, फॉर्जरी 471, 468, 193 और सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 रेड विद सेक्शन 13 सब क्लॉज 1D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो क्या चार्ज लगा कि इन 7 लोगों ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, चीटिंग करी है, फॉर्जरी करी है, करप्शन फैलाई है।
4 जो अक्यूज थे वो ऑफिसर्स थे बीएचईएल के और बीएचईएल तिरुचि के, और जो 3 अदर लोग थे वो किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऑफिसर्स थे। प्रोसिक्यूशन का केस क्या था कि जो अक्यूज पर्सन हैं उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है जिससे कि वो चीट कर पाए बीएचईएल को और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ले पाए ऑफ डीसैलिनेशन प्लांट। Pursuant to the conspiracy, executive directors जो थे BHEL ED one of the accused जो हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया DGM को कि आप लिमिटेड टेंडर के लिए जाओ, और उन्होंने जो प्रोसीजर है ऑफ प्री क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव टेंडर्स बिफोर इनवाइटिंग बिड्स उसको फ्लाउट कर दिया। ईडी ने डिक्टेट किया नेम ऑफ 4 बोगस कंपनीज जिनका along with Messrs Intoma Hydro Systems for inviting the limited tender. Accordingly, DGM ने प्रपोज किया नेम ऑफ these 5 firms, एक Intoma Hydro और उसके साथ 4 बोगस कंपनी, और उन्होंने इन 2 कंपनीज का जो था DGM ने नेम प्रपोज करा। इवेंचुअली टेंडर कमिटी जिसमें डीजीएम भी थे और 2 और अक्यूज पर्सन थे, उन्होंने प्रोसेस कर दिया नेम ऑफ द फर्म एंड रेकमेंड किया कि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको जाना चाहिए, इंटोमा को जाना चाहिए, जबकि इंटोमा के पास वो प्री रेक्विजिट्स क्वालिफिकेशंस भी नहीं थी जो होनी जरूरी थी। कमिटी ने रेकमेंड किया कि सैंक्शन होना चाहिए ऑफ इंटरेस्ट फ्री मोबिलाइजेशन इन वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस थी उसकी वायलेशन में वो लोग गए। एक इंटरेस्ट फ्री मोबिलाइजेशन एडवांस किया गया ऑफ INR 4.32 crores which was paid to the firm. Certain portion of the advance was diverted to a sister concern. तो sister concern को embezzlement हुआ of fund, बेसिकली हेरफेर होनी शुरू हो गई पैसे की, ठीक है। स्पेशल कोर्ट ने अक्विट कर दिया 1 and convicted 4. 2 of the accused persons died during the pendency of trial. तो 4 लोगों को कन्विक्शन कर दी, एक बंदे का अक्विटल हो गया सेशन स्पेशल कोर्ट के द्वारा, और 2 लोगों की डेथ हो गई। अब जब 4 लोगों ने अपील फाइल करी बाय द कन्विक्टेड पर्संस बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट, जिन्होंने इन अपील्स को डिसमिस कर दिया, कन्विक्टेड पर्संस ने फर्दर अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जब इनकी अपील पेंडिंग थी तो 1 ऑफ द कन्विक्टेड पर्संस पास्ड अवे, तो अब बेसिकली 3 कन्विक्टेड पर्संस रह गए। एनालाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, जब ग्रांट ऑफ पार्डन की बात हो रही है तो FIR फाइल करी गई थी अगेंस्ट 4 persons. One of them was the DGM who had turned approver. उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दी थी अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC बिफोर द मजिस्ट्रेट, जिसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ने एक पिटिशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 306 CRPC फॉर ग्रांट ऑफ पार्डन बिफोर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अप्रूवर को समन किया गया बिफोर द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिन्होंने इन्फॉर्म किया ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन एंड एडजर्न्ड द मैटर। On the next date of hearing, confession statement was read out to him and approver को ask किया गया कि क्या आप ये statement voluntarily make कर रहे हो। जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इन अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ जी बोला, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उनको पार्डन ग्रांट कर दिया टू द अप्रूवर एंड देयर आफ्टर उनको एक प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह माना गया स्पेशल कोर्ट के सामने। वन ऑफ द अक्यूज्ड असेल्ड बिफोर द एपेक्स कोर्ट फॉर द प्रोसीजर ऑफ द ग्रांट ऑफ पार्डन फॉलोड इन द प्रेजेंट केस। इट वाज कंटेंडेड कि अप्रूवर को भी एग्जामिन करना चाहिए था ट्वाइस, once as a court witness before committal and then as a prosecution witness at the time of trial, जो कि एक mandatory requirement है हमारी सेक्शन 306 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज A of the CRPC की। फर्दर आर्ग्यू किया गया कि अगर मजिस्ट्रेट जो उनको ग्रांट कर रहे हैं पार्डन fails to examine him as a witness as soon as pardon is accepted by the approver, evidence of the approver is liable to be shunned. उन्होंने ये भी सबमिट किया कि जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 306 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज A ऑफ द CRPC की, उसको रिलैक्स करना है जब केस फॉल करता है अंडर सेक्शन 307 ऑफ द CRPC, जहां पे कोर्ट के पास पावर है कि वो कमिट कर दे इसको फॉर ट्रायल इटसेल्फ टू ग्रांट पार्डन। हाउएवर प्रेजेंट केस में सेक्शन 307 CRPC would not be applicable since the case was not committed by additional chief judicial magistrate to the special court. कोर्ट ने फर्दर एग्जामिन किया कि सेक्शन 306 और 307 ऑफ द CRPC एंड सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन दिस रिगार्ड, उन्होंने क्या देखा कि सेक्शन 306 सब क्लॉज 1 डिवाइड करता है क्रिमिनल केस को 3 स्टेजेस में। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और उसके बाद ट्रायल। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद क्या होती है, इंक्वायरी होती है, और उसके बाद शुरू होता है हमारा ट्रायल। तो क्या बोला गया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो ग्रांट कर दे पार्डन टू एनी पर्सन एट एनी ऑफ दीज 3 स्टेजेस। तो इन 3 स्टेजेस में से CGM या फिर MM कभी भी पार्डन ग्रांट कर सकता है। हाउएवर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो पार्डन कब ग्रांट कर सकते हैं, वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज पे ही। उन्होंने क्या देखा
कि सेक्शन 306 सब क्लॉज 4 का क्या होता है, वो मैंडेटरी करता है कि हर एक पर्सन जब एक्सेप्ट करता है टेंडर ऑफ पार्डन, आप उसको एग्जामिन करो एक विटनेस की तरह, दोनों कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जहां पे आप कॉग्निजेंस ले रहे हो और दूसरे कोर्ट में भी जहां पे उसका सब्सिक्वेंट ट्रायल हो रहा है। मोरओवर ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है टेंडर ऑफ पार्डन, उसको डिटेन करे कस्टडी में जब तक टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल नहीं होता है, एक्सेप्ट व्हेन दे हैव ऑलरेडी ऑन बेल। सेक्शन 307 सीआरपीसी एम्पावर करता है कि कोर्ट को टू विच द केस इज कमिटेड फॉर ट्रायल टू टेंडर पार्डन। तो जिस कोर्ट को केस कमिट हो रहा है, अब होता क्या है कि हमारे एमएम के पास केस आया, इन्होंने देखा कि इनके पास तो पावर ही नहीं है कि ये केस को ट्रायल कर सके, हो सकता है कि वो केस 7 साल से ज्यादा सजा वाला हो, तो ये क्या कर देते हैं, मैटर को कमिट कर देते हैं किसी स्पेशल कोर्ट को या फिर किसी सेशंस कोर्ट को, अपने से ऊपर वाले को कमिट कर देते हैं। ठीक है, तो पावर को एक्सरसाइज करना है एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द केस बट बिफोर द जजमेंट। तो कमिटमेंट होने के बाद और जजमेंट पास होने से पहले कभी भी इस पावर को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या कहता है, ये पावर देता है हमारे स्पेशल जज को कि वो कॉग्निजेंस ले सके एक ऑफेंस की विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू देम फॉर ट्रायल। कोर्ट ने क्या नोट किया कि जब ट्राई कर रहे थे वो अक्यूज पर्सन को, तो कोर्ट की ऑब्लिगेशन थी कि वो फॉलो करे प्रोसीजर जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हैं बाय द सीआरपीसी फॉर ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट। उन्होंने फर्दर नोट किया कि प्रोविजंस डज नॉट स्पीक अबाउट द स्टेज एट विच स्पेशल जज कैन ग्रांट पार्डन। अब उन्होंने अपनी ही जजमेंट्स को रेफर किया स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस अरुल कुमार, और कोर्ट ने क्या नोट किया कि रिकॉग्नाइज दैट इन केसेस जहां पे कॉग्निजेंस डायरेक्टली लिया जाता है बाय द स्पेशल जज अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 ऑफ द पीसी एक्ट, सेक्शन 306 अपने आप में बाईपास हो जाता है। क्या बोला कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट टू एग्जामिन द अप्रूवर ट्वाइस इज टू इंश्योर कि अक्यूज्ड इज मेड अवेयर ऑफ द एविडेंस जो भी उनके अगेंस्ट आ रहा है एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, सो दैट वो एग्जामिन कर सके इस अप्रूवर को ड्यूरिंग द ट्रायल। कोर्ट ने क्या नोट किया, प्रेजेंट केस में ये सेड ऑब्जेक्ट वाज मेट एज द कन्फेक्शन स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाज इनक्लोज्ड इन द चार्जशीट। तो जो भी कन्फेक्शन स्टेटमेंट हमारे अप्रूवर ने दिया था एमएम के सामने, उसको इनक्लोज कर दिया गया था एज अ चार्जशीट। अप्रूवर को एग्जामिन कर लिया गया और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज वेल एज एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एग्जामिन किया गया था एज अ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। देयरफॉर कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया कि कोई भी वायलेशन नहीं है ऑफ सेक्शन 306 सब क्लॉज 4 ऑफ द सीआरपीसी। प्रायर सैंक्शन की अगर बात करें तो कोर्ट ने क्या देखा कि ये जो 4 अक्यूज पर्संस हैं ये पब्लिक सर्वेंट थे। तो सेक्शन 197 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी क्या कहता है और सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी क्या कहता है कि आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए होती है जब आपको प्रोसिक्यूट करना होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। 2018 के अमेंडमेंट से पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी रिक्वायरमेंट थी कि आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना है, वाज लिमिटेड टू अ पर्सन जो एम्प्लॉयड है। Post the amendment, this previous sanction co became necessary even for the persons who were employed at the time of the commission of the offence. Since one of the accused had retired in 1997, previous sanction was not required to prosecute him. However, section 197 of CRPC के हिसाब से previous sanction necessary है for any person who is and also any person who was employed. तो even if he was employed, उसके लिए भी आपको sanction की जरूरत थी in order कि आप इन accused persons को प्रोसिक्यूट करते जो कि एम्प्लॉयमेंट में थे BHEL की जो स्पेशल कोर्ट है उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रायर सैंक्शन लेनी थी इवन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। दो द एजेंसी सॉट सैंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ BHEL रिफ्यूज टू ग्रांट द सेम ट्वाइस। तो जो हमारी एजेंसी है उन्होंने तो मांगी थी सैंक्शन बट BHEL ने रिफ्यूज कर दी थी सैंक्शन देने के लिए। कोर्ट ने क्या नोट किया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिड नॉट सीक प्रीवियस सैंक्शन अंडर सेक्शन 197 सब क्लॉज 1 ऑफ द कोड फॉर द ED, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए नहीं मांगी थी। प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू क्या किया कि सेक्शन 197 सब क्लॉज 1 previous sanction is necessary only when the offence is allegedly committed while acting or purporting to act in discharge of his official duty। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए क्या बोला कि कोर्ट का ओपिनियन ये है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द ED was acting in discharge of his official duty or not, it was sufficient to see whether he could take cover under the existing policy or not. Even if the act allegedly lacks bona fides but it is covered under the existing policy, it would be an act discharge of his official duty. Therefore क्या जरूरी था, सेक्शन 197 सब क्लॉज 1 CRPC के तहत उनकी प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी था। Considering that there existed the work policy which covers ED's act,
स्पेशल कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अप्लाई करना था अपना माइंड और उनको रूल करना था इन फेवर ऑफ द ईडी विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ प्रायर सैंक्शन। ठीक है, तो अब जब हमने ये जजमेंट्स को डिस्कस कर लिया है, हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला बेल कंडीशन कि आप फर्निश करो एक बैंक गारंटी अनसस्टेनेबल है इन लॉ, कौन से केस में बोला गया है? करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई, घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी, राम प्रवेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्याम प्रकाश वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर है? करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई 2023 का केस है। ओके, इसको आपको याद रखना है। सेकंड है डैश सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एम्पावर करता है कि एक स्पेशल जज कॉग्निजेंस ले सके एक ऑफेंस का विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू देम फॉर ट्रायल। सेक्शन 5, सेक्शन 53A, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 2। सेक्शन 5 ऑफ द पीसी एक्ट ये पावर देता है हमारे स्पेशल जज को। थर्ड जजमेंट कहती है कि प्रपोज्ड अक्यूज के पास भी राइट है कि उसको फेयर हियरिंग होनी चाहिए इन रिविजन पिटिशन जो फाइल करी गई है अगेंस्ट द डिसमिसल ऑफ अ पिटिशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी। ये कौन से केस में बोला गया है? संथा कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर, प्रवीसन निरुपति चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जितेंद्र नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कौन से केस में बोला हुआ है? संथा कुमारी में बोला गया है कि हर एक बंदे को राइट है कि उसको फेयर हियरिंग करनी चाहिए। सेक्शन 401 को आपको मद्देनजर रखना है। 401 ऑफ सीआरपीसी को आपको ध्यान रखना है जब रिवीजन पिटिशन की बात हो रही है। जब रिवीजन पिटिशन फाइल हो रही है तो नोटिस दिया जाना चाहिए अक्यूज पर्सन को भी और उसको भी बात को सुनवाई होनी चाहिए। सेक्शन डैश सीआरपीसी का एम्पावर करता है टू विच केस इज कमिटेड फॉर ट्रायल टू टेंडर पार्डन। कौन सा केस? सेक्शन 310, सेक्शन 307, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 2। सेक्शन 307 के पास ये पावर है कि जिस भी कोर्ट को केस कमिट किया जा रहा है फॉर ट्रायल वो भी पार्डन दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली अपडेट जहां पे हमने बात किया कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है वो कैसे लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने सीआरपीसी से रिलेटेड चीजें पढ़ी, पीसी एक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़ी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ी आज के। तो ये सब कुछ को आपको रिलेट करना है अपनी करंट लीगल नॉलेज के साथ और ये आपको अपने जो रीसेंट केस लॉज हैं उसमें भी आपको मदद करेंगे और आप इन आंसर्स में अपने जो आंसर्स हैं उसमें इन केसेस को डाल सकते हैं। बेल कंडीशंस के बारे में भी आज हमने बात करी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड जल्द मिले मुझे आने वाले मेरे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम अगले हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी लीगल जर्नी को बढ़िया तरीके से फॉलो करते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।